कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी आप लोग का जो क्लास चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आप लोग को मिल चुका होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखे होंगे। ये जो सेट तैयार किया गया, ये मेन रूप से रेलवे के NTPC ग्रुप डी लेवल को देखते हुए सेट को तैयार किया गया है और इसके पार्ट 1 को आप लोग को सॉल्व करवा चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जहाँ तक क्वेश्चन नंबर शायद 25 नंबर तक रहे थे, आज 26 से आगे बढ़ते, आज पूरा सेट को खत्म कर देंगे। आज जो भी सवाल है सबका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस क्वेश्चन को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। वीडियो के जो हम आपके सामने क्वेश्चन को दे रहे हैं, हमारा मकसद बस ये है कि आप लोग अच्छे अच्छे लेवल को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे कि कैसे कम समय में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। बस यही सिखाना हमारा मेन मकसद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज क्लास को ध्यानपूर्वक करेंगे और एक एक सवाल के पीछे छिपे हुए रहस्य को सीखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। देखिए 26 नंबर में कह रहा है, यदि 30,600 की राशि को 1/6, 1/4 और 1/3 के रेशो में बांटा जाए तो दूसरा भाग क्या होगा? आप जानते हैं जब फ्रैक्शन का दिया हुआ रहे, होल नंबर में चेंज करना हो, बस तो क्या करना, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 6 4 3 का एलसीएम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12। मतलब पहला भाग अगर 2 है, दूसरा भाग 3, चौथा भाग, तीसरा भाग 4 होगा। 4 3 7 7 2 9, यही 9 आपको कितना दिया हुआ है? सब मिला करके आपको दिया हुआ है 30 60। 9 का वैल्यू है आपको 30 60। 1 का वैल्यू कितना? 9 तिया 27, बच गया 3, 9 चौका 36। 1 का वैल्यू 340 हो गया। तो पूछा गया है, बताएं कि दूसरा भाग क्या है आपका? 3 का वैल्यू आपको पूछा गया है। 0 4 या 12 तो बच गया है। 3 या 9 1 10 कितना हो गया? 1020 हो गया। देखिए ऑप्शन कितना दिया हुआ है? ऑप्शन हो गया आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, आसान सा सवाल है। बस रेशियो दिया हुआ था, रेशियो को होल नंबर में चेंज करने के सिंपल तरीका, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 3 का एलसीएम कितना होता है? ये सब पता होगा आप लोग को। 6 4 3 का जो एलसीएम होता है वो एलसीएम होता है 12। 6 दूना 12 कर जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 300 का 12 रेशियो करके निकाल लिए। लास्ट में कितना आया? 10 20 उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक टीवी सेट के दाम में 25% की वृद्धि करने पर उसके दाम में कितने % की कटौती की जाए ताकि उसके दाम में पुनः क्या हो? पहले जैसा हो जाए। कोई भी दाम पहले 100% का था, 25% की वृद्धि करेंगे, बढ़ के कितना हो गया? 125 हो गया। अब कह रहा है कितने % की अब कमी कर दी जाए कि पहले इतना हो जाए। पहले 100 था, 125 है, 25% की वृद्धि के बाद। लेकिन हमको पहला करना है 125 में कितने की कमी करनी पड़ेगी? अगर 125 में 25 की कमी कर देते हैं, क्या दाम पहले वाला इतना हो जाएगा? तो प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 125 में कितने की कमी? 25 की कमी। 100 में कितने की कमी? माइनस का मतलब कमी होता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा कितना होगा? 25 5 125 है, कितना %? 20%। माइनस हम इसलिए लिखते हैं ताकि समझे को कमी हो रहा है, इसका कोई कैलकुलेशन से कोई संपर्क इसका नहीं होता है। कितने % की कमी हो गई? 20% का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़, या इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो का मेथड तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब खास करके परसेंटेज जो फ्रैक्शन में दिया हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 25% था तो 25 जोड़ दिया, अगर 16.2/3 होता, 25 पूर्णांक समथिंग करके होता, तो फिर इस तरीका में क्या होगा? तो परेशानी होगा। तो रेशियो पे आएंगे, कितने % की वृद्धि? ध्यान समझिएगा, 25% की वृद्धि मतलब 4 में कितने की वृद्धि? 1 की। नया वैल्यू कितना हो गया? 5। अगर किसी चीज का दाम पहले 4 था, 1 की वृद्धि के बाद 5 बन गया, अब 5 हो गया। अब कमी करनी पड़ेगी, पहले इतना, नया तो 5 हो गया। ये 5 आपका क्या है? न्यू है, और ये आपका क्या है? ओल्ड है। तो पहले इतना करने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। तो प्रतिशत कमी यहां से भी निकाल सकते हैं कि 5 में कितने की कमी? 1 की कमी। तो 100 में कितने की कमी? कितना % हो गया? 20% हो गया। दोनों तरीका आप सीख लीजिए। ये तरीका जब होल नंबर में दिया रहे तो कर लीजिए, एक फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दिया हुआ रहे तब आप इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि करना तब क्या होता है? बहुत ही फायदेमंद और आसान हो जाता है। आप क्योंकि 25% की वृद्धि का मतलब क्या? 4 में 1 का वृद्धि, 4 दाम था, 1 का वृद्धि 5 हो गया। लेकिन फिर पहले इतना करना है, तो 5 से 4 आना है, कितने की कमी? 1 की कमी। 5 में 1 की कमी, तो 100 में कितने कमी? 20%। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के 40% अंक चाहिए। टोटल मार्क्स अपने आप में 100% होता है, याद रखिएगा। ध्यान रखिए इसको, जो भी नंबर हो, चाहे 100 का एग्जाम हो, 1000 का हो, 500 का हो, 1200 का हो, 1300, कितने का भी एग्जाम हो, अपने आप में 100%। 40% अगर आता है, प्रश्न में कह रहा है बालक पास होता है, लेकिन उसको 178 नंबर आया और वो कितना से फेल कर गया, और वो 22 अंकों से क्या होता है? अनुत्तीर्ण। मतलब 22 अंक और आता, 178 आया है तो क्या हुआ? तो फेल ना हो गया। लेकिन कह रहा है कि अगर 22 नंबर और आता तो पास होता। अगर 22 और आता तो ये पास होता, और पास मतलब कितना % के लिए चाहिए? पास के लिए कितना %? 40% चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके देखिए कितना आया यहाँ पे। हो जाएगा आपका सॉल्व कीजिए, 5 2 10, 7 2 10 का 0, 2 1 3, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे सेट आना चाहिए था 200। 48% हो गया 200, 40% 200 हो जाएगा। 1% कितना होगा? 5, तो 100%।
तो टोटल मास कितना परसेंट है? 100%। 100% कितना हो जाएगा? 500। इसका मतलब है वो एग्जाम कितने नंबर का हुआ था सब मिला करके? 500 का हुआ था। 40% आएगा तो पास करेगा। 178 नंबर आया था उसको, 22 नंबर से फेल हो गया, 22 ऐड कर दिए, सब मिला कितना नंबर चाहिए पास के? 200 नंबर चाहिए। वो एक परसेंटेज में कितना है? 40। 40% आपका 200 है, 1% 5, टोटल नंबर कितना परसेंट है? 100%, 500 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट 29 बहुत सवाल है। 369 के आधे का 2/3 कहा गया है। 369 के आधे का 2/3 क्या? 2 से 2 खत्म, 3 का है 3, 3 9 6, 3 4 9, कितना हो गया? 123। देखो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हुआ। संख्या कोई दिया हुआ था 369, उसका आधा 1/2, आधे का फिर का 2/3 मल्टीप्लाई किया, सोल्व करके कितना आ गया? 123 आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था? 29। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 20 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में करते हैं। 20 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, कर रहा है। उसके बाद कितने दिन के पश्चात 5 व्यक्ति काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 35 दिन में समाप्त हो जाए? कितने दिन के बाद? मान ली 30 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम करना छोड़ा, 30 दिन के बाद काम करना छोड़ा, 30 दिन काम कर लिया तब छोड़ा है। अब जो काम बचा, पूरा काम था 30 दिन का, 30 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम करना छोड़ दिया, तब काम बचा कितने दिन का? 30 - 30 दिन का, यही काम है। आप क्या कर, इसी काम को कौन कर रहा है? क्योंकि पहले 20 व्यक्ति था, 5 व्यक्ति छोड़ा, आपका व्यक्ति कितना है? 15 व्यक्ति कर रहा है। 15 व्यक्ति जो है काम को कर रहा है, काम पूरा होने में 35 दिन लगा है। इसका मतलब क्या है? शुरू से लास्ट तक 35 लगा है। इस 35 में से 30 दिन तो पहले ही काम हो चुका है। जब 5 व्यक्ति काम छोड़ा है उससे पहले 30 दिन तो काम हो चुका है। इसका मतलब जो शेष काम बचा हुआ है वो करने में कितना दिन लगा? 35 - 30, क्योंकि 35 दिन तो टोटल मिला के काम है और उस टोटल में से 30 दिन तो पहले ही काम हो चुका है। जब 5 व्यक्ति काम छोड़ा है उससे पहले तो 30 दिन तक काम हो चुका था। इसका मतलब है कि उसको छोड़ने के बाद काम कितना दिन चला? 35 - 30 दिन। ये भी काम दोनों काम आपस में बराबर हो गया। सॉल्व करके निकाल लीजिए। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 120 -40 बराबर हो जाएगा 105 -3t, ये हो जाएगा t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर। इसका मतलब है कितना दिन के बाद 5 व्यक्ति कितना दिन बाद काम करना छोड़ा? तो 15 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम करना छोड़ दिया। नहीं समझे होंगे तो फिर समझिएगा। 20 व्यक्ति था, काम को 30 दिन में कर सकता था, लेकिन क्या कर रहा है? कुछ दिन के बाद 5 व्यक्ति काम करना छोड़ा। इसका मतलब कुछ दिन तो व्यक्ति काम किया, मान ली 30 दिन काम किया, 30 में से 30 दिन काम किया, काम बचा कितने दिन का? 30 - 30 दिन। तो 20 व्यक्ति के लिए काम इतना दिन का बचा था, लेकिन 30 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम करना छोड़ा। काम तो यही है, इसी काम को कितना व्यक्ति करेगा? 15 व्यक्ति करेगा और सब मिला के काम 35 दिन चला है, जिसमें शुरुआत का भी शुरू से अंत तक 35 दिन का लिए, जिसमें 30 दिन तो पहले ही काम न हो चुका है। तो शेष काम जो बचा हुआ काम है वो कितना दिन लगेगा? 35 - 30, दोनों को बराबर कर दिए, सॉल्व करके निकाल लिया, उत्तर कितना आया? 15 दिन। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन में 8 cm लंबा, 6 cm चौड़ा और 2 cm गहरा बक्से में अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखा जा सकती है। अधिकतम लंबाई बराबर क्या होगा? अधिकतम लंबाई बराबर आप लोग जानते हैं √, लंबे स्क्वायर, आधार स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है? गहराई 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और ये हो जाएगा आपका कितना? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो अगर हम इस प्रकार से निकालना चाहें इसको तो हो जाएगा 100 4 10, 6 3 9 1 10, 110 कितना हो गया? √104 सेंटीमीटर। सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, पॉइंट में जितना वैल्यू आवे √104 आपका उत्तर होगा। पॉइंट में निकालिए 10 कुछ करके आएगा, 10 पॉइंट समथिंग करके आएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। उत्तर ये होगा √104। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। औसत चार्ज आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन अभी तरीका आपको बता रहे हैं, बहुत ही यूनिक तरीका है। कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 3 बराबर दूरी को क्रमशः तय करता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है 3 समान दूरी को। तो औसत चाप पे निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 3 समान दूरी को वो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, और कुल यात्रा तय करने में 47 मिनट का समय लगता है। तो वह दूरी क्या है? हम जानते हैं कि दूरी जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समय तो हमें पता है, अगर हमें चाल पता चल जाए तो चाल क्या? ये समय तो कुल यात्रा का है ना, तो कुल यात्रा का औसत चाल अगर पता चल जाता है तो हम क्या करेंगे? इसको हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे औसत चाल? सबसे पहले हम ये औसत चाल ही पता करना है। तो सबसे 3 4 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया कितना आपका? 60। ये 60 हो गया, वो बराबर दूरी मान लिया जाता है। जो एलसीएम आता है वो बराबर दूरी होता है। कोई फॉर्मूला नहीं रखना, औसत चाल निकालने का बेस्ट तरीका है 20 तिया 60, 5 चौका 60, 12 पचे 60। औसत चाल जो हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड कि 60 किलोमीटर की दूरी को ये कितना देर में तय किया है? 20 घंटा में।
ये 60 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटा में और ये 60 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटा में तय किया। इसका मतलब हो गया कुल मिला के इसके लिए भी 60, इसके लिए भी 60 से दूरी कितना होगा 180 और ये हो गया 20 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, सब मिला के देखिए कितना हो गया 180 बटा 20 कितना हो गया 47। इतना घंटा में क्या करेगा वो औसत चाल में एवरेज स्पीड, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, लिख देते हैं एवरेज स्पीड औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन हमें पता करना है दूरी, हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा दूरी निकालना है हमें। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। हमें दूरी पता करना है, दूरी बराबर जगह नीचे नहीं था जो ऊपर लिख रहे हैं हम, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और देखिए चाल औसत चाल कितना निकला है 180 बटा 47 और कितना समय में तय करता है 47 मिनट में। मिनट को क्या करेंगे घंटा में चेंज कर देंगे क्योंकि ये तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा और 47 मिनट में तय करता है। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे 47 कैंसिल आउट हो गया 6 18 कितना हो गया 3 किलोमीटर। मतलब वो निश्चित दूरी जो था वो निश्चित दूरी कितना था तो 3 किलोमीटर की वो निश्चित दूरी थी। बहुत अच्छा सवाल था। सबसे पहले औसत चाल हम पता कर लिए, कुल यात्रा का औसत चाल क्या है। औसत चाल की सबसे सिंपल तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई फॉर्मूला मत रखिएगा इसके लिए। निकाले औसत चाल निकाल लिए और कुछ समय हमको दिया हुआ है दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल समय को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल कह रहा है ए का भार 20 से 10% अधिक है, ए का भार 20 से 10% अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है क्वेश्चन नंबर। ए का भार 20 से 10, बी का भार अगर 100 है, ए का भार क्या है उससे 10% अधिक है। मतलब कितना होगा खुद बताइए, 110% हो जाएगा। अगर ये 100 है 110 हो जाएगा आपका। तो कह रहा है बी का भार ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, 110 है, ये 100 कितने कम है 10 की कमी, तो प्रतिशत कमी निकाल दीजिएगा। 110 में 10 की कमी, 100 में कितने की कमी, 0 कैंसिल हो जाएगा 1199, 9.1/11% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। बस यही पूछा गया। बी का 100 था, ये उससे 10% ज्यादा था, 110 था। अगर ये 110 है तो बी 100 है, बी से कितने कम है, बी से कितना कम है 10 कम है, 110 में 10 की कमी, 100 में कितने की कमी। या आप रेशो भी निकाल सकते हैं जो पीछे बताएं, आसानी से वहां भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर बहुत अच्छा सवाल है। किसी वर्ष में 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 हो, हम जानते हैं SI बराबर होता है PRT/100। ये धन क्या है, ये ब्याज हुआ धन का 1/4 है, P का 1/4 भाग है, P गुना रेट कितना है, रेट निकालना है आपको, समय दिया हुआ है आपका 4 वर्ष, 4/100। P से P खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना आपका R निकाल दीजिए यहाँ पे, ये 4 से काट दीजिए, 4 से पैसों का 100, तो R बराबर हो जाएगा 25/4, मतलब 6.1/4%। मतलब 6.1/4% के दर से कोई धन 4 वर्ष में बढ़कर 4 वर्ष में जो कोई धन का जो ब्याज होगा वो 4 वर्ष में उस धन का क्या होगा 1/4 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्रश्न में एक बैलगाड़ी में पहिए का व्यास 14/11 मीटर है। पहिए का व्यास मतलब डायमीटर होता है, पहिए का व्यास 14/11 मीटर आपको दिया हुआ है। कह रहा है प्रश्न में यदि पहिया 10 चक्कर प्रति मिनट पूरा करता है, एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है, तो गाड़ी की चाल क्या है, चाल पता करना। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और पहिया अगर मूव कर रहा है दूरी क्या होगा, एक चक्कर क्या होगा उस पहिए के एक परिधि के बराबर होगा। कोई अगर पहिया है, अगर यहाँ से चलना शुरू किया घूम के हुए, फिर यहाँ पर यही पॉइंट यहाँ है, तो क्या होगा, जो दूरी होगा क्या होगा इसके परिधि के बराबर होगा। परिधि हम जानते हैं पहिया का एक चक्कर जो होता है एक परिधि के बराबर होता है, तो दूरी और एक परिधि और एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि, चूंकि 10 चक्कर पूरा कर रहा है 10 परिधि, 10 गुना, और परिधि का मतलब क्या होता है 2πr। अगर व्यास पता हो तो πd, पाई का मान होता है 22/7 और डी का मान कितना आपको दिया है व्यास 14/11। याद रखिएगा पेरीमीटर बराबर होता है 2πr, या फिर 2r को हटा देंगे क्या डाल सकते हैं यहाँ πd, मतलब पाई गुना व्यास बटा समय। प्रति मिनट का मतलब कितना हो गया 1 मिनट। प्रति मिनट सवाल में दिया हुआ 1 मिनट में ऐसी कहानी घटती है। 1 मिनट में ये मिनट हो गया और ये आपका मीटर है और ये आपका मिनट है। अब आंसर निकालना किसमें है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। सॉल्व कीजिए इसको, 7 दूना 14, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 40 किलो, ये 40 मीटर है और ये आपका एक क्या है मिनट है। आप खुद बताइएगा मिनट को घंटा में चेंज करेंगे बटा 60 ऊपर जाएगा, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे बटा 1000 नीचे आएगा। 2 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 6 दूना कितना हो गया 6 दूना 12, 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर कहीं कहीं ये भी लिखा होगा 2.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वैसा आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। डायमीटर दिया हुआ है
हम जानते हैं एक चक्कर बराबर एक परिधि, 10 चक्कर लगा रहा है 10 परिधि, 10 गुना एक परिधि बराबर पाई डी, पाई का मान 10/7, डी का मान आपको दिया 14/7। 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना मीटर, तो मीटर को पहले किलोमीटर में चेंज किए बटा 1000 और मिनट को घंटा में चेंज करेंगे बटा 60, 60 ऊपर गया, सॉल्व करके निकाल लिया से कितना है 2.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा कर सकते हैं, भाग दीजिएगा, भाग करके निकाल लीजिएगा, 2.5 का 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन कितना दिया हुआ है 2.4, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला और पुरुष का अनुपात, फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो पहले दिया हुआ है कितना है 3:2 है। अब करें यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात बदल जाता है। नया अनुपात कितना होता है 2:3। कब होता है जब 20 पुरुष आते हैं, पुरुष आ रहे हैं मतलब क्या, जितना फीमेल पहले थी उतना ही फीमेल अभी भी है। पहले 3 थी, यहाँ 2 बराबर करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। ये कितना होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये कितना होगा 2 दूना 4, 3 तिया 9। फीमेल तो बराबर ही है, मेल कितना बढ़ गया 4 से 9, कितने की वृद्धि 5 फीमेल। यही 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 5 यूनिट कितना पुरुष आया था 20 पुरुष आया है, 5 यूनिट 20 है, 1 यूनिट 4 हो जाएगा। तो कहा गया है उस समय में महिलाएं कितनी थी, महिला कितना था 6, 6 चौका 24 फीमेल। इसका मतलब है उस उत्सव में कितने फीमेल थी तो 24 फीमेल थी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। बस 2 रेशियो है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लाने वाले हैं, आपको बताएंगे एक जादू ट्रिक के रूप में लाएंगे, जहां आपको हम बताएंगे कि कैसे 2-2 अनुपात अगर दिया हुआ रहता है तो कैसे शॉर्ट में निकाल लेते हैं, वो तरीका आपको सामने हम लाएंगे, देखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा कितना हो गया 24 फीमेल हो गया। बस देखना क्या क्या बराबर है, कौन कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको बराबर कर दीजिए, जो मिला है ऑटोमेटिक वो ज्यादा या वृद्धि आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था मेल को मिलाया गया, मतलब क्या जितना फीमेल पहले उतना फीमेल अभी भी है, दोनों फीमेल को बराबर कर दिए, काम हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है और सामने से 5 मीटर चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा। पहले ही बताया व्यक्ति को पार करने का मतलब होता है खुद की लंबाई को पार करना। हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन पार कर रहा है व्यक्ति को मतलब खुद की लंबाई पार करेगा, खुद की लंबाई 150 मीटर बटा 4। अगर एक ही दिशा में जाता है तो चाल क्या होगा घट जाएगा, और बी दिशा में जाएगा तो चाल क्या होता है जुड़ जाता है। इस अपेक्षित चाल ट्रेन स्पीड में बताएंगे, ऐसे जो पढ़े होंगे पहले कुछ लोगों को पता होगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि क्या हो रहा है अपनी दिशा में आ रहा है, अपने सामने से आ रहा है। एक आप जा रहे हैं, आपके सामने दो आप जा रहे हैं और आपके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, आपके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, क्या होगा चाल एक दूसरे के विपरीत है, आमने सामने, चाल क्या होगा जुड़ जाएगा। अगर एक ही दिशा में जाते तो चाल को घटा देते, अलग अलग दिशा में आएंगे, एक आमने सामने आएंगे मतलब विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल को जोड़ देंगे। बस चाल को जोड़ देना है। इसका चाल कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड और वो 5 है, 30 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 150 बटा 30, 5 सामने आ रहा है 30 5 35, 5 से 5 7 35, 5 3 15 30, 7 चौका 28, 4.2/7 सेकंड। कितना लग गया समय 4.2/7 सेकंड। बस अगर एक दिशा में जा रहा है चाल को घटा दीजिए, विपरीत दिशा में जा रहा हो तो चाल को जोड़ दीजिए। ट्रेन में इस बात को ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक साइकिल सवाल है, एक साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा का औसत चाल, पहले आपको फंडामेंटल बता रहे हैं, बाद में शॉर्ट बताएंगे कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। 10 किलोमीटर गया था फिर 12 गया, 10 गया है 12 के चाल से और 12 गया है 10 के चाल से, ना गया है ये ना गया है। अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना, औसत चाल आपका निकल जाएगा, एवरेज स्पीड आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कुल समय, 10 को किया 12 के स्पीड से इतना समय, 12 को 10 के स्पीड से इतना समय, सॉल्व कर 10 और 12 कितना हो गया 22 गुना 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा 22 25 60, 60 ऊपर चला जाएगा बटा 22 25 60, 5 10 सका 60 बढ़ सक 72, ये हो जाएगा आपका कितना 22 गुना 60, 7 5 12 कितना 2, 7 5 12 122, 2 से काटिए इसको, 2 सका 12 2 का 2, 2 से हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके निकालिए। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नहीं कट रहा है ना 61 68 660 बटा 61, ये हो जाएगा कितना 60 का 60, बच गया कितना आपका 60 का 60 बच गया 1.50 1.50 बटा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। या पॉइंट में भी निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, एक मिनट आप गलती कर दिए, 61 का 61 नहीं लगा 0, 10.50 बटा 61 या पॉइंट में लाएंगे 10 8 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगा आपका। ये था फंडामेंटल तरीका, आप इसे भी सॉल्व कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अभी
मिस्टर का मेथड है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। प्रश्न में कह रहा है एक लड़का एक साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ स्पीड का रेशियो, पहला स्पीड था 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्पीड है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी समान होता ना तो हम थोड़ा समय को चेंज करके निकाल दे, दूरी अलग अलग है इसलिए थोड़ा समझना है। किलोमीटर 12 के स्पीड से जाता है कितने दूरी को, 10 किलोमीटर को, 10 के स्पीड से जाता है कितने किलोमीटर को, 12 किलोमीटर को जाता है। यहाँ होता है मात्रा का अनुपात 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। इसका जो अंतर होता है इसके योगफल के क्या होता है, बहुत ही रूटपण बता रहे हैं, इसका अंतर इसके योगफल के बराबर होता है। मतलब 11 यूनिट का वैल्यू अगर आपका 2 है, हमें औसत यहाँ पता करते हैं, कैसे पता करेंगे जानते हैं, छोटा बड़ा वाला में घट के निकलता है, छोटा वाला में जुट के निकलता है, ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। यहाँ कैसे लेंगे, इन दोनों का इसका और इसका योगफल ना यहाँ पे होगा, और अगर ये बड़ा वाला लेंगे तो इसका और इसका अंतर यहाँ पे होगा। हमें छोटा निकालना है, छोटा का वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ देना है। 11 का वैल्यू इतना है, 1 का वैल्यू 2/11, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 × 10, 10/11 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये कितना होगा 10/11। अब करना क्या है आपको, 10/11 है, दोनों को जो इसका 5 का वैल्यू हो गया 10/11, 5 का वैल्यू कितना हो गया आपका 10/11, 10 में 10/11 को जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ के कितना आएगा 10 + 10/11, ये हो जाएगा 11 कितना 110/11, और हो जाएगा आपका ये कितना 11.1/11, 10 दशमलव कितना करके आएगा 110/11, 11 और बच गया कितना आपका 10। इसका मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा कट गया क्या, 11 × 110, सॉरी मिस्टेक हो गया सॉल्व करने में, मिस्टेक है यहाँ पे। ये 11 कितना 110 और 10 कितना होगा 120/11, सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 11 बच गया कितना आपका 10 और नहीं लगेगा, और बराबर हो जाएगा 10.9 करके आया होगा 10.9। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में जैसा लगभग का वैल्यू दिया हुआ रहता है वहां से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को, कुछ विशेष नहीं था। देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट 1 पीछे आगे पीछे होता है, ऑप्शन देख लीजिएगा 10.9 था ना, तो वही या तो 9 और 8 के लगभग की कहानी होती है, 10.9 आपको मिल गया। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है 0.9, समझ गए ना। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा 10 पॉइंट कभी 8 रहेगा कभी 9 रहेगा, इसी के लगभग में आपको मिलता रहेगा 8 9 के लगभग में। देखिए ऑप्शन जैसा है वैसा वहां पे डाल दीजिए, और ये तरीका क्या है कम समय में सॉल्व करने का बहुत ही बेस्ट तरीका हमारे विचार से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बहुत सा सवाल है, 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्य का औसत आयु 20 वर्ष था 2 वर्ष पहले, तो अभी कितना होगा 20 × 2 = 22 वर्ष होगा। 2 वर्ष की वृद्धि सब में होगी, 22 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है अब उसको एक बच्चा भी है, अगर एक बच्चा है इसका मतलब कुल व्यक्ति कितना हो गया 9, बच्चा को जोड़ेंगे एक व्यक्ति। अब कह रहा बच्चे के जोड़ने के बाद भी कुल जो है के बाद भी और भी औसत आयु वही है जो पहले था ना 2 साल, वही औसत आयु अभी भी है। इसका मतलब औसत आयु अभी कितना है 20 का 20 है। कितने की कमी हो गई यहाँ पे आप खुद बताइए, कितने का कमी हो जाएगा, 2 का कमी हुआ और बच्चा 1 बढ़ गया। आप तो खुद सोच सकते हैं इस बात को, खुद भी सोच सकते हैं इस बात को आप कि बच्चा कम उम्र का शामिल हुआ होगा, हर हाल में बच्चा तो कम उम्र का शामिल होगा। क्या होता है अगर एवरेज आप लोग एवरेज हमसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जुड़ता है या जो घटता है उसी का कुल निकलता है। क्योंकि इसमें कौन जुटा, बच्चा जुटा है तो आयु भी बच्चे का निकलेगा, तो बच्चा का आयु बराबर हो जाएगा, बच्चा का आयु बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, 20 × 20, ये 20, 8 दूना 16 - 16, 20 - 16 बराबर 4। इसका मतलब है कि जिस बच्चे को शामिल किया गया था उस बच्चे का आयु कितना है तो 4 वर्ष है। बस 8 व्यक्ति का एवरेज 20 था 2 साल पहले, तभी कितना हो गया 22। अब कब वर्तमान में 22 है, कब जब एक बच्चा भी शामिल है, जब एक बच्चा को शामिल किए हैं तो कहा गया कि औसत वही है जो 2 साल पहले था, औसत अभी भी कितने 20 का ही है। एक बच्चा को शामिल होने के बाद औसत 20 का ही है, 22 से घट के 20 कम, औसत बच्चे को शामिल करने से एवरेज में कितने की कमी है। अगर बच्चा नहीं होता तो औसत 22 का होता, बच्चा शामिल किया गया है तो औसत कितने का हुआ है 20 का औसत हुआ है। 2 की कमी 1 की वृद्धि, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज हमसे परे होंगे जो, या फिर लाएंगे आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में तो वहां देखिएगा औसत, तो बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे आप लोग को। बहुत ही औसम मेथड होता है औसत को सॉल्व करने का। 2 बस जो जुड़ता है जो घटता है, क्योंकि बच्चा जुड़ता है बच्चे का आयु बराबर क्या होगा 8 दूना 16 - 16, 20 × 20 कितना हो गया 20 में 16 गया 4। तो इस प्रकार से आप लोग का प्रैक्टिस सेट 7 पूरा का पूरा सॉल्व कर दिए हैं।
आप लोग बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से तरीका से क्वेश्चन को बताने का प्रयास किए, बस रेलवे के लायक बताएं। प्रैक्टिस सेट 8 जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला जा चुका है, उसका लेवल बहुत ही आनंददायक है। उसमें हम एसएससी के लेवल को भी इंक्लूड किए हुए हैं, एसएससी के प्री लेवल को भी इंक्लूड किए हैं उस सवाल में। तो सबसे पहले जाकर के आप लोग प्रैक्टिस सेट 8 को डाउनलोड कीजिए, उसको बनाइए, और आज के सवाल में अगर कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और आपका उत्साहवर्धन हमें मिलता रहे, तो हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस प्रकार से आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 7 पार्ट 2 के रूप में खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 8 के सॉल्यूशन के साथ। उससे पहले भी कुछ एक यूनिक मेथड रेशियो का आने वाला है, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, जो बहुत ही इंपोर्टेंट मेथड होगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं रेशियो में, आप लोग अभी तक उसमें x जोड़ते होंगे कि अनुपातिक जोड़ने का अनुपातिक राशि x y करना पड़ता है, कुछ नहीं करेंगे। आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रेशियो का उसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, गारंटी देते हैं कि वो मेथड सॉल्व करने का आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। तो एंजॉय कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, बहुत औसम क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट 8 का सॉल्यूशन कीजिए, उसको अपने तरीका से बनाइए, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।